गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करेंगे। सामाजिक विज्ञान की क्लास हम कंटिन्यू आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। इकाई 6 यूनिट 6 पर आज बात करेंगे और आज का ये हमारा जो यूनिट है इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जी हाँ, 1857 की क्रांति से रिलेटेड, ब्रिटिश नीति से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षक वर्ग 2 कला, विज्ञान, गणित, आर्ट्स सभी के लिए उपयोगी हैं, सभी के लिए सेम टॉपिक रहेगा। तो आज की इस सेशन में बात करेंगे ब्रिटिश शासन पर। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे भाई। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करें। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। ठीक है, अब भारतीय राज्यों के प्रति अर्थात हमारे देश में ब्रिटिश शासन आ गया था। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन इनकी लालच आ गई। कैसे लालच आ गई? उसने देसी शासकों की कमजोरी अर्थात हमारे देश के जो राजा हुआ करते थे उनको कमजोर पाकर, अर्थात उन्होंने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विदेशी लोगों ने देखा, ब्रिटिश लोगों ने देखा कि हमारे देश के शासन व्यवस्था राजा कमजोर हैं और उन्होंने उसी कमजोरी का फायदा उठाया और हमारे देश में साम्राज्य स्थापित कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोगों को उन्होंने कमजोर पाया। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया और वह भी महत्वाकांक्षी हो गई। अर्थात देखो इसमें क्या हुआ, शुरुआत में वो एक निश्चित जगह पर अधिकार किया, अब उनको लगने लगा कि हम पूरा भारत पर कब्जा कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जो है पूरे भारतवर्ष पर ये लोग कब्जा करने लगे। ठीक है, इस उद्देश्य था उनका कि देसी राज्यों को ब्रिटिश आधिपत्य में लाना, अर्थात जो देसी राज्य है वो पूरी तरह से ब्रिटिश के कब्जे में जाने लगा। और राजनीतिक और आर्थिक हित की पूर्ति के लिए 19वीं शताब्दी के अंत तक सभी भारतीय रियासतों को, अर्थात देखिए 19 शताब्दी के अंत तक जितने भी भारतीय शासक हैं सबको जो है ब्रिटिश द्वारा क्या कर दिया गया, अपने अंडर में ले लिया गया। ठीक है, अब जो है भारत पूरी तरह से किसके कब्जे में आ गई? ब्रिटिश के कब्जे में आ गई। अब भारत सरकार ब्रिटिश सरकार बन गया था वहां। अब संपूर्ण वहां पर जब भी नीति बनी, भाई कब्जा किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश का था। इसलिए पूरे जो ब्रिटिश काल में 3 भागों में ब्रिटिश काल को बांटा गया है। कौन कौन से 3 काल में बांटा गया है? सबसे पहले घेरे की नीति, उसके बाद आता है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, उसके बाद आता है अधीनस्थ संघ की नीति और एक और समता पर आधारित जो नीति है उस पर बात करेंगे। 3 प्रमुख है और एक और है, उस 4 की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो में 1857 पर भी बात करेंगे, तो सभी पूरे यूनिट कवर होगी। सबसे पहले हमने कहा घेरे की नीति। घेरे की नीति जो 1757 से 1813 तक चला। अब कंपनी की इस नीति का आधार क्या था? अहस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व। इस नीति के निर्माता थे वारेन हेस्टिंग्स। इस दौरान कंपनी की नीति अन्य देशी रियासतों के संपर्क में बढ़ाकर देखो ये कंपनी क्या करता था, जितने भी देशी रियासत है उनसे संपर्क करता था और उनके विरुद्ध बफर स्टेट रूप में रखने की उनकी योजना। ठीक है, और इसको लेकर उन्होंने संधि स्थापित किया। इलाहाबाद की संधि शुरू हुई, इस नीति की शुरुआत हुई इलाहाबाद संधि से और इस नीति में अंग्रेजों ने सुरक्षात्मक नीति अपनाई इलाहाबाद संधि में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अवध को सीमावर्ती राज्य बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हैं। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सुरक्षा को अधिक महत्व देते हुए अवध को बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया ताकि मराठों और अफगानों से स्वयं की रक्षा कर सके। अंग्रेज पूरी तरह से अपने बचाव और अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया और अंततः भारत जो है ब्रिटिश के कब्जे में आ गया था।
दूसरा आया अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, जो 1813 से 1858 तक चला। इस नीति में देखो 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आया और उसने क्या किया, रिंग फेंस की नीति अर्थात घेरे की नीति को त्याग करके भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया। देखो पूरी तरह से जो भारत के शासक है वो अंग्रेजी प्रभुत्व को ही माने, ब्रिटिश को ही माने, ब्रिटिश की नीतियों को ही माने, इस तरह से क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। अब 1813 में कंपनी की सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी और उन्हें सुरक्षात्मक दृष्टि से अब कोई खतरा, भाई हर जगह शासन अगर ब्रिटिश का हो गया तो उनको कहां से खतरा होगा, भाई हर जगह उसके ही आदमी रहेंगे, है ना। तो पूरा कब्जा ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था। क्लियर है। ये जो देशी रियासतों को अधीन करने की ऐसी नीति जिसमें आंतरिक शासन एवं स्वयं रियासतों को करना था, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था। देखो भाई सबके अगर मैं बात करूं तो पूर्णतः धीरे धीरे करके ब्रिटिश के द्वारा हमारे देश पर पूरी तरह से कब्जा कर दिया गया था और बेंटिंग के ने आरंभ में अलगाव की नीति का पालन किया, लेकिन जहां हैदराबाद, जयपुर, भोपाल रियासत में आंतरिक विरोध में कोई रुचि नहीं ली, वहीं बाद में मैसूर, कुर्ग, आसाम, जेटिया, कचार, कर्नूल आदि में हस्तक्षेप किया और उसको भी क्या कर लिया, अपने अधीन ले लिया, अर्थात उसको भी कब्जा कर लिया। क्लियर है। यही नीति जो है आगे चलकर विलय की नीति होता है, जो 1834 आगे चलकर विलय की नीति बन गई और जिसमें उत्तराधिकार के प्रश्न पर अनुमति आवश्यक दी जाती है। इसका जो चरम है डलहौजी की हड़प नीति में होता है, जब ब्रिटिश शासन की निरंकुश और भारतीय रियासतों के विलय पर जोर दिया जाता था। अर्थात देखो उस समय ब्रिटिश निरंकुश शासन प्रणाली अपने मन से करता, हमारे जो भारत देश के लोगों को छोटा पद देता था, बहुत कुछ उनके वजह उनके द्वारा की गई थी। हमारे देश और हमारे देश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार असहनीय था, और हम इसको और 1857 की जब क्रांति है उसमें डिटेल्ड बात करेंगे, कैसे कैसे उन पर अत्याचार हुआ, 1857 की क्रांति आखिर हुई क्यों। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में ही ये शुरू हुई, क्योंकि ब्रिटिश का आगमन ही हुआ था, है ना भाई। अब ब्रिटिश के आगमन हुआ है 1800 के आसपास में, उसके बाद इसकी जो क्रांति है जोर पकड़ेगी, है ना। तो डलहौजी याद रखना 1848 में भारत आया और ये 1856 तक हमारे देश में रहा और अपने हमारे देश में शासन किया और इस शासन काल में देशी राज्यों को साम्राज्याधीन करने की नीति अपनाया और पूरी तरह से क्या कर दिया, व्यापगत के सिद्धांत को लागू कर दिया, जो पूर्णतः ब्रिटिश के अधीन था और पूरे नियम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहां चलता था। भारतीय सरकार के बजाय अब ब्रिटिश सरकार हो गया। थर्ड आता है अधीनस्थ संघ की नीति। ये जो है 1858 से 1935। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीति को अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है। इसमें सरकार ने देशी रियासतों को अलग करने के बजाय ब्रिटिश शासन के नजदीक लाने की योजना बनाई। देखो तरह तरह के जो पैतरे हैं ब्रिटिश के द्वारा अपनाया गया था हमारे देश के लिए, हमारे देश पर कब्जा करने के लिए। 1858 के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया। अब अंग्रेजी सरकार ने नीति अपनाई कि भारतीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाया जाए। देखो इसमें क्या हुआ, शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया। अब कंपनी का पूरा विशेषाधिकार किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया और इन्होंने फिर से षड्यंत्र रचना शुरू किया कि भारत के राजाओं के साथ संबंध स्थापित किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उससे काम करवाया जा सके। उसकी नीति देखिए, उसकी कूटनीति कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे देश पर कब्जा किया और इसके लिए क्या किया, महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया एवं कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने का अधिकार भी लौटा दिया गया। ठीक है, तो
अलग अलग समय में अलग अलग सिचुएशंस बनी हैं, अलग अलग घटनाएं भी हुई हैं। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने कुप्रशासन, कलह, विद्रोह, सती प्रथा, बाल हत्या जैसे मामलों के जरिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शुरू किया था। अर्थात ये सभी उनके गलत काम हैं। कुप्रशासन, शासन उनका सही तरीके से नहीं होता था, है ना, लोगों से मारपीट करना, जबरन उनसे काम करवाना, विद्रोह, कलह, सती प्रथा, बाल हत्या जैसे मामले ये अंग्रेजों की ही वजह से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये धीरे धीरे एक प्रथा के रूप में ये बदल गई थी। इसलिए शुरुआत, जैसे सती प्रथा की मैं बात करूं, शुरुआत अंग्रेजों ने किया और ये हमारे देश की प्रथा बन गई थी। ठीक है, तो गलत नीति एक कह सकते हैं, रूढ़िवादी नीति कह सकते हैं, जो कि परंपरा का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, उसके बाद कर्जन का काल आया जो कि चरम पर था और यहाँ भी बहुत सारे समस्या देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद आया समान संघ की नीति। और समान संघ की नीति, इस समय भारत जो है राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था और राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों का लक्ष्य बनाया गया। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और देखो, भारत शासन का अधिनियम पारित हुआ 1935 में। अब थोड़ा से अपने तक हमारा जो देश है, अब ब्रिटिश का अधिकार थोड़ा कम होने लगा धीरे धीरे। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और इस अधिनियम में भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, संघ अस्तित्व में नहीं आया। कुछ बातें केवल घोषणाओं में नहीं बल्कि जबान में होती कि हम ऐसा करेंगे। तो नेताओं के जो भाषण कहते हैं ना, आश्वासन जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह के रणनीति जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगातार अपनाया गया। क्रिप्ट मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात कही गई और माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता के समाप्ति की भी बात की गई। लेकिन अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। देखिए, आश्वासन दिया जाता था घोषणा के संदर्भ में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत के चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, हर कोई जो है अब उनसे डरने लगे थे, क्योंकि उसका पूरा एकाधिकार आ गया था। धीरे धीरे क्रांतिकारी आए और समय के साथ परिवर्तन हुआ। क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपने इतिहास पढ़ा होगा, आप सब ने देखा होगा, जानते होंगे, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आए और अंततः 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हमारे देश का खुद का अधिनियम बना और भारत में इसी तरह से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई। क्लियर है? यह है राज्यों के प्रति जो ब्रिटिश की नीति किस तरह से हमारे देश पर हावी हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं 1857 के क्रांति की, 1857 के विद्रोह की। ठीक है, चलिए, नाम सुना होगा जब बात आती है 1857 के विद्रोह की, 1857 की क्रांति की, एक ही बात आती है रानी लक्ष्मीबाई की। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी लक्ष्मीबाई जी की याद आती है और रानी लक्ष्मीबाई जी को हम 1857 के विद्रोह के मुख्य रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि हम जब छोटे हुआ करते थे, प्राथमिक शालाओं में हम पढ़ते थे, तो हमने रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में एक कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी वाला। इसलिए हमको झांसी वाली रानी याद आती है जब 1857 की क्रांति याद आती है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं 1857 का A to Z बताऊंगा कि कैसे विद्रोह शुरू हुआ, कहाँ कहाँ विद्रोह शुरू हुआ, कौन कौन कहाँ कहाँ पर इसके प्रमुख हुए, नेता हुए। तो ये पूरी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बात करें ब्रिटिश। देखिए 1857 का विद्रोह भारत पर जब विदेशी सत्ता की स्थापना के लगभग 100 साल बाद भारतीय जनमानस की पहली सशक्त प्रतिक्रिया 1857 का विद्रोह था। सबसे प्रमुख 1857 के विद्रोह को हम जानते हैं
जो कि ब्रिटिश काल में ये विद्रोह चला। इस प्रतिक्रिया में 100 वर्षों की ब्रिटिश गतिविधियों को प्रभावित किया था। यह स्वाभाविक परिणाम था। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक नीति ने भारतीयों को विद्रोह करने के लिए बाध्य किया कई तरीके से, अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और धार्मिक। कई रीजन थे, कई कारण थे जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई। जब इंसान किसी को थोड़ा सा चोट पहुंचाता है ना, तो उसका आत्मा, अब मैं छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, तो अगर थोकन कहूँ दिल दुखावे तो कर दिल है थोकन दुखी, लेकिन जब अत्याचार बहुत ज़्यादा हो जाते ना, जी कल्ला जाते, तब फिर वह लड़ाई झगड़ा में उतारू हो जाते। तो ये सब होते है ना। ठीक हमारे साथ, हमारे देश में भी यही घटना हुई। जब राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैनिक दृष्टिकोण से हर जगह से जब हमारा देश बाध्य हो गया था, हर जगह से हमारा देश जब अपने आप को लाचार महसूस करने लगा, तब शुरू हुआ ये विद्रोह, जिसे 1857 का विद्रोह कहा गया। 10 मई 1857 को मेरठ से ये विद्रोह शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये धीरे धीरे दिल्ली, अवध, बिहार, कानपुर, बरेली, झांसी जैसे क्षेत्रों में आग की तरह ये विद्रोह फैलने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति के सीने में आग जल रही थी। ब्रिटिश के दमन नीति के विरोध में आग जल रही थी। और ये प्रमुख वजह है कि जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो राज्य राज्य, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर इसका विरोध होने लगा। इस विरोध की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था और समय के साथ इसके स्वरूप बदल गया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध यह जनव्यापी विद्रोह बन गया। बात करूं मैं 1857 के विद्रोह के कारणों की, तो राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, तत्कालिक कारण, आधारभूत कारण, सभी कारण यहां देखने को मिलेंगे। आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण। सबसे पहले मैं बात करूं राजनीतिक कारण की। कैसे राजनीतिक कारण बना विद्रोह का? देखो, वेलेजली की जो सहायक संधि हुई, जिसमें भारतीय राजाओं को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। भारतीय राजाओं को जो ब्रिटिश शासन की सेनाओं को रखनी पड़ती थी, क्योंकि उसको बाध्य किया जाता था कि हमारे आदमी को सेना में रखो। सहायक संधि कर लेने से राजाओं की स्वतंत्रता न के बराबर रह गया था। अब वो राजा नाम का राजा बन गया था, क्योंकि उन्होंने सहायक संधि की, और यही राजनीतिक कारण था। और कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, कब्जा बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये अनेकों राजनीतिक कारण रहे हैं। भारत में बहुत से क्षेत्र पर कंपनी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पेशवा का पेंशन भी रोक दिया गया। तो ये कई सारे रीजन हैं, राजनीतिक कारण हैं। प्रशासनिक कारण की मैं बात करूं तो ब्रिटिश ने प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय व्यवस्था से मेल नहीं खा रही थी, अर्थात वो पूरी तरीके से जो नियंत्रण स्थापित करने वाली व्यवस्था थी, जो भारत की व्यवस्था से बिल्कुल अलग, पूरी तरह से उनके साथ गलत व्यवहार किया जाने वाला, सती प्रथा, बाल अपराध, जो बालकों को, सभी प्रकार के जो आपराधिक दृष्टिकोण वाला जो कार्य है ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था, जो भारतीय जो गवर्नमेंट के नियम है उनके बिल्कुल अलग थी। भारत के प्रशासन के बिल्कुल अलग थे, अर्थात भारतीय व्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में उच्च पदों के बाहर रखना। देखो, जो ब्रिटिश शासन जब आया, भाई किसी की सरकार आती है तो सरकारी नौकरी निकलती है, कहते हैं ना। ठीक वैसे ही जब ब्रिटिश काल आया तो भारत के लोगों को नौकरी दिया जाता था। अब वो नौकरी बड़े पदों में नहीं दिया जाता था, छोटे छोटे पद, अर्थात ब्रिटिश प्रशासन में उच्च पदों से उसको बाहर कर दिया जाता था। छोटे छोटे उनको क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, छोटे छोटे पद उनको दिया जाता था। यह भी प्रमुख वजह रही विद्रोह का। ठीक है, अब प्रशासन के द्वारा जमीन जब्त कर ली गई ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, तो यह भी प्रमुख कारण रहा।
अंग्रेजों ने न्याय प्रणाली को पक्षपातपूर्ण, जैसे भारत का कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कर दिया और उनके कोई व्यक्ति गलत कर दिया तो दोनों के जो है अपराध, दोनों की जो सजा है वो भी अलग अलग हुआ करता था। कई सारे रीजन हैं जिसके वजह से जो 1857 की क्रांति शुरू हुई, और ये मैंने कहा वो प्रशासनिक कारण था। सामाजिक कारण की मैं बात करूं तो भारत के सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश की। कैसे बदलाव करने की कोशिश की? सती प्रथा, बाल हत्या, बहुत सारे, जो कि ये अंग्रेज के ही देन हैं। भारत में जो है सामाजिक व्यवस्था बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया। भारतीयों की जो है दृष्टि से, भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। भारतीयों के साथ शिकार पर जाते समय अंग्रेज अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। शिक्षा भी भारतीय समाज के मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया था, अर्थात भारत के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी ताकि वो बड़े पद न पा सके। और इसके धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारणों की मैं बात करूं तो ईसाई मशीनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए छूट दे दिया गया। देखो, हिंदुस्तान ही हमारा देश का नाम था जहां सिर्फ हिंदू रहते थे। बाद में जब ब्रिटिश शासन आया तो ईसाइयों का आगमन हुआ और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और बढ़ गया, उसकी पूरी तरह से छूट दे दी गई। 1850 में धार्मिक अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल गया। देखो, तरह तरह के प्रलोभन दिया जाता था ताकि वो उस धर्म को माने, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको संपत्ति दी जाती थी, जमीन जायदाद दी जाती थी कि तुम ईसाई धर्म को मानो और हम तुमको जमीन देंगे। आज भी वही स्थिति हो रही है। आज जो ईसाई मशीनरियों का प्रभाव हमारे देश में आज पड़ रहा है, अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट है तो आपके उसी कष्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद आपको कुछ पैसों का प्रलोभन देंगे और आपको फिर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवा देंगे। आजकल बहुत चल रहा है ये चीज, और ज्यादातर गरीब वर्ग के लोग ही उसमें जा रहे हैं। और शायद आप में से भी कोई हो सकता है जो ईसाई धर्म को मानते हो। और शुरुआत देखिए कहाँ से हुई थी, यही उसका शुरुआत है। ईसाइयों द्वारा जबरदस्ती भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जो कि आज भी वही स्थिति शुरू हो गई है। जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, प्रेशर दिया जाता है, उनकी गरीबी के वजह से उसको बाध्य किया जाता है कि तब बड़ दुख पाथस है, ईसाई धर्म अपना ले तो ठीक हो जाए। तो ये ब्रिटिश शासन से शुरू हुआ था और ईसाई धर्म को हिंदू धर्म से श्रेष्ठ मानने का प्रयास किया गया। इस तरह से ब्रिटिश शासन प्रणाली जबरन जो है हमारे देश में घुसने लगा और हर दृष्टिकोण से वे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किए जाने लगा। धार्मिक के अलावा आर्थिक कारण भी रहे। धन निष्पादन की प्रतिक्रिया, भू राजस्व नीति आने लगी, तरह तरह के टैक्स होने लगे, नकदी फसलों पर, खाद्यान्न फसलों पर टैक्स लगने लगा, निरंतर जो है व्यवस्था में बढ़ावा, हस्तशिल्पों का विनाश करने लगे, तरह तरह के ये लोग अपनाने लगे अपने तरीके से। औद्योगिकरण के दौर से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया गया। भारत कृषि प्रधान था, औद्योगिकरण से उनका कोई नाता नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सत्ता जैसे भारत आई, औद्योगिकरण के दौर से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया और परिणामतः बेरोजगारी बढ़ने लगा। क्योंकि जब औद्योगिकरण आई, कंपनियां स्थापित हुआ, तो केवल अपने ही लोगों को बड़े बड़े पद को दिया जाता था और कुली जैसे छोटे छोटे पद जो है भारत के भारतीयों को दिया जाता था, और किसानों को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था। जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश किसानों का देश है, गांव का देश है। इसके सैन्य कारण भी रहे हैं। ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था में भारतीयों को उच्च पद से बाहर रखा गया। देखो, सैन्य व्यवस्था में भी उसको छोटे छोटे पद दिया जाता था, और ये भी प्रमुख कारण बनी कि जो है 1857 का विद्रोह हुआ। आगे बात करता हूं, अब इसके तत्कालिक कारणों पर बात करते हैं। 1857 का तत्कालिक कारण क्या था इनके विद्रोह का?
दिसंबर 1856 की बात है। भारत ने पुरानी लोहे वाली बंदूक जिसको ब्राउन बेस कहा गया, तो ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें प्रयोग होने कारतूस के ऊपरी भाग को मुख से काटना पड़ता था। देखो, कारतूस के ऊपरी भाग को मुख से काट। अब क्या हुआ, इसमें बंगाल सेना में यह अफवाह फैली थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती है। सैनिकों को ऐसा लगा कि इस तरह से कारतूसों का प्रयोग कर अंग्रेज भारतीयों को धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। देखो, भारतीय पहले मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। अंग्रेज पूरी तरह से अफवाह फैला दिया था कि जो कारतूस है, देखो कारतूस ब्राउन बेस के जो कारतूस है उसको मुंह से छीलना पड़ता था, कारतूस को ऊपरी भाग को। अब ऐसा मतलब वहां पर यह फैला दिया गया था कि कारतूस में मांस की चर्बी लगी हुई है और सुअर के चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी लगी है। और इससे क्या हुआ, भारतीय सैनिकों को ऐसा लगने लगा कि कारतूस का प्रयोग जो है उसमें मांस लगा हुआ है और भारतीय का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो ये तत्कालिक कारण बना। ठीक है, सुअर और गाय सुअर के चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग आप शॉर्ट में देखते होंगे, बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगी। और आज आपको पता चला कि कैसे ये अफवाह फैला था। और फैला नहीं गया मेरे दोस्त, फैलाया गया है। जब दंगा करना हो ना तो अफवाह फैला दो, दंगा अपने आप शुरू हो जाती है ना। अब शुरू हुआ 1857 का विद्रोह। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो इसमें एक प्रतीक रखी गई थी, कमल और रोटी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें 1857 के विद्रोह में प्रतीक चिन्ह रखा गया था कमल और रोटी। ठीक है। अब 29 मार्च 1857 ईस्वी को सबसे पहले बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिकों ने कारतूस भरी राइफल को प्रयोग करने से मना कर दिया। अब अफवाह फैला था तो जाहिर सी बात है भाई, मंगल पांडे है ना, तो अब मना कर दिए कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। 29 मार्च 1857 की बात है। ठीक है। अब उसके बाद सैन्य अधिकारी लेबाग एवं मेजर सर्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दिया। देखो वहां क्या किया, गोली मारकर हत्या कर दिया। और इसी भी शुरुआत हुई ही थी 1857 की क्रांति की। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। याद रखना, मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था, ये क्वेश्चन आता है। और एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा सा दूसरा लिखा हुआ है। 1857, देखो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया, जबकि एनसीईआरटी के बुक में 29 मार्च 1857 है। तो ये दोनों चीजें याद रखना, आपको जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको आपको करना होगा। ठीक है। चलो, उस समय क्या था, बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। उसके बाद 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिकों ने कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कितने सैनिकों ने? 85 सैनिकों ने इनकार किया, मना कर दिया। और अंग्रेजों ने इन्हें 10-10 वर्ष का कारावास की सजा दे दी। मंगल पांडे ने, क्योंकि वो नेतृत्व करता थे ना, अब मंगल पांडे जब मना किया कारतूस का प्रयोग, तो क्या हुआ, उनको सीधा फांसी दे दी गई। और उसके साथ साथ जब 85 सैनिकों ने भी मना किया तो उसको 10-10 साल की सजा दे दी। अब 10 मई 1857 को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। ठीक है। कब कर दिया भाई खुला विद्रोह? 10 मई 1857 को। ठीक है। अब जो है ये विद्रोह शुरू हो गया था, खुला विद्रोह। अब इसमें क्या हुआ, अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली के लिए बढ़े। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। देखो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 को। ठीक है। इसमें जो 85 सैनिक जो बंदी बना लिए गए थे, अब उसको क्या किया गया, छुड़ाया गया। तो अब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट चीजें, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, याद रखना। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को हुई।
और ये मेरठ के छावनी से शुरू हुई सैनिकों के द्वारा। ठीक है, 85 सैनिकों को वहां से छुड़ाया गया, फिर विद्रोह शुरू हुआ। अब क्या हुआ, 11 मई को दिल्ली पहुंच गया ये विद्रोह बढ़ के। 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बादशाह ए हिंदुस्तान घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर अपने देश के, उसको बादशाह ए हिंदुस्तान घोषित कर दिया भारतीय सैनिकों के द्वारा। ठीक है, अब विभिन्न क्षेत्रों में ये विद्रोह अलग अलग नेतृत्व करता है, उसकी मैं बात करता हूं कि कहां कहां। देखो, अब विद्रोह शुरू हो गया था ना दिल्ली से, है ना। अब मेरठ छावनी से सैनिकों द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857 के 10 मई 1857 को। क्लियर है। अब अलग अलग जगहों पर यह विद्रोह शुरू हुआ। सबसे पहले मैं बात करूं दिल्ली की। दिल्ली का जो विद्रोह है शुरू हुआ 11 मई को, है ना। 11 मई को यह दिल्ली पहुंचा और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। देखो, और इस विद्रोह में जो प्रमुख कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, कौन थे भाई, इस विद्रोह में प्रमुख थे बहादुर शाह जफर। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं, अंग्रेजों ने क्या किया, कड़ा विरोध किया इसका। अब विद्रोह तो शुरू हो गया था, अंग्रेजों ने विरोध शुरू कर दिया। इसमें निकलसन मारा गया। ठीक है, कौन मारा गया भाई इसमें, निकलसन। और ये निकलसन कौन था, उस समय दिल्ली पर, दिल्ली के गवर्नर कहें या दिल्ली पर कब्जा करने वाला था। अब वो मारा गया। ठीक है, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और अंततः अंग्रेजों ने पुनः सितंबर 1857 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बादशाह को बंदी बना लिया। ठीक है, उसके पुत्र तथा पौत्र को गोली मरवा दी। उसके बाद बहादुर शाह को रंगून वे देखो, इसमें 1862 में उसकी मृत्यु हो गई, रंगून भेज दिया गया। ठीक है, गोली, उसके पुत्र पुत्रियों को गोली मारकर उसको रंगून भेज दिया गया और 1862 को उसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बात करता हूं लखनऊ से कैसे शुरू हुआ। तो लखनऊ में उस समय शासन करते थे ब्रिटिश शासन, कॉलिन और कैंपबेल। ठीक है, यहां से विद्रोह के जो प्रमुख विद्रोहकर्ता थे बेगम हजरत महल। और ये विद्रोह जो है लखनऊ में हुआ और लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह करता थे। 4 जून 1857 को लखनऊ से ये विद्रोह का कमान बेगम हजरत महल ने संभाली और इन्होंने अपने पुत्र को नवाब घोषित कर दिया था। देखो, विरगिस। ठीक है, अपने पुत्र विरगिस को क्या किया था, नवाब घोषित कर दिया था। क्लियर है भाई। आगे बात करें, इस समय जो प्रमुख हुआ करता था अर्थात ब्रिटिश गवर्नर, और इसमें क्या हुआ, हेनरी लॉरेंस। देखो, इसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया, कैंपबेल। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं आता है। कानपुर विद्रोह की बात करूं, और कानपुर विद्रोह में अंग्रेजी शासन यहां पर था। अंग्रेजी शासन की मैं यहां पर बात करूं, कानपुर विद्रोह की, वहां पर दमनकर्ता जिसको हम कह सकते हैं तो कॉलिन कैंपबेल था। ठीक है, और यहां पर हमारे देश हमारे जो नाना साहब जी और तात्या टोपे, जिसको रामचंद्र पांडुरंग कहेंगे, तो इनके द्वारा विद्रोह शुरू हुआ। कहां से, कानपुर का जो विद्रोह है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, तात्या टोपे ने अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया। ठीक है, और हेवलॉक को भी मार डाला। ठीक है, आगे बात करते हैं, झांसी की बात करूं, झांसी के ग्वालियर की, जिसमें प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और यहां पर जो अंग्रेज शासन था, जनरल ह्यूरोज का शासन था। ठीक है, जनरल ह्यूरोज का शासन था। और झांसी में इसका जो विद्रोह है ग्वालियर से हुआ, झांसी के ग्वालियर से, जहां रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे प्रमुख थे। यहां जब बात आई रानी लक्ष्मीबाई की, तो एक चीज याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इसकी जो मृत्यु है ग्वालियर में हुई है। ठीक है, 7 जून को क्रांतिकारियों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और लक्ष्मीबाई को राज्यारोहण किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी में ही देखो,
हीरोज ने लक्ष्मीबाई को पराजित कर झांसी पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, जहां तात्या टोपे से आकर मिल गया और ग्वालियर दुर्ग में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। देखिए लड़ते हुए वो मारी गई है ना। अब इसी में आते हैं तात्या टोपे, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, झांसी से ये दोनों लड़े थे। तो तात्या टोपे इन्होंने गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया और अंग्रेजों को खूब परेशान किया, किंतु विश्वासघाती मित्र, इसके मित्र मान सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 1800 देखो गिरफ्तार करवाने के बाद में 1859 में ग्वालियर में इसको भी फांसी दे दी गई। ठीक है। उसके बाद बिहार की बात करूं तो बिहार से इसका जो विद्रोह है जगदीशपुर से हुआ। उस समय जो है दमनकर्ता अंग्रेज थे मेजर विलियम टेलर। ठीक है। और यहाँ विद्रोह नेतृत्व करता रहे कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह इसमें नेतृत्व कर रहा था और युद्ध में कुंवर सिंह को हाथ में गोली लग गया और नदी पार करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। बाद में उसके भाई अमर सिंह ने कमान संभाला और अंततः टेलर और विंसेंट अय्यर ने विद्रोह को दबा दिया। ठीक है। आगे बात करता हूं फैजाबाद में। तो फैजाबाद में जो मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया और इस समय अंग्रेज शासन जनरल रेनॉल्ड थे। ठीक है। इसमें भी फैजाबाद के इलाहाबाद में और लियाकत अली इलाहाबाद में विद्रोह करता थे और बनारस में कर्नल और इस समय कर्नल हुआ करते थे नील। ठीक है। चलिए, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बरेली की भी बात कर लूं, बरेली में कैसे विद्रोह हुआ। तो बरेली में जब विद्रोह हुआ तो उस समय कैंपवेल जो है प्रिंसेप अय्यर कैंपवेल अंग्रेजी शासन था। ठीक है, दमन करता थे और इस समय भारतीय जो विद्रोह करता खान बहादुर थे, जिसको नवाब घोषित किया गया था और उसको बाद में फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। आगे बात करूं मैं राजस्थान और उड़ीसा की। राजस्थान में जयदयाल हरदयाल ने विरोध किया और उड़ीसा में राजकुमार सुरेंद्र। ठीक है। और 1862 में आत्मसमर्पण कर लिया और उसको देश से निकाल दिया गया। तो इस तरह के सिचुएशंस आए हैं। एक चीज याद रखना, सती चौरा घाट की जो घटना है, सती चौरा घाट के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकालने का आश्वासन नाना साहब ने दिया। जब वहां से पास कर रहे थे तो नाना साहब ने उसे धोखे से मार डाला और अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया और विद्रोह के दौरान कई नेताओं के जान भी चला गया था। ये सती चौरा ये विद्रोह है, याद रखना है भाई। ठीक है। अब ये विद्रोह असफल हो गया, इतना मेहनत किया गया, देखो झगड़ा हुआ, रानी लक्ष्मीबाई भी झगड़ा किए, है ना, लड़ाई हुआ, तात्या टोपे द्वारा लड़ाई हुआ, लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हुआ। अगर सफल हुआ होता मेरे दोस्तों तो 1857 में ही भारत को आज़ादी मिल जाती, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। बहुत हद तक सफल भी हो गए थे, लेकिन असफल ही उसको कहा जाता है इतिहास में। और इसके असफलता के पीछे भी कारण है। विद्रोह का सीमित रूप, निश्चित उद्देश्य नहीं था कि क्यों हम विद्रोह कर रहे हैं, साधन भी उपलब्ध नहीं था भाई। उस समय अंग्रेज शासन था। अब जब शासन की अंग्रेज शासन रहेगी तो आप बंदूक, गोली, कारतूस, जितने भी सामान आप कहाँ से लाओगे। देसी नरसों एवं सामंतों की अंग्रेज भक्ति, अर्थात जो बड़े बड़े राजाएं थे, भारत के राजागण, वो अंग्रेजों की भक्ति करते थे, क्योंकि वो भी डरते थे, है ना, अंग्रेजों की नीति से वो भी डरते थे, नाम मात्र के राजा थे। तो ये प्रमुख वजह रही, देसी नरेश अंग्रेजों से डरना। जैसे पंजाब सिख सरदार डरते, कमिश्नर के गुलाब सिंह, कश्मीर के गुलाब सिंह, है ना, ग्वालियर के सिंधिया, उनके मंत्री दिनकर साव, ये सभी उस समय क्या हुआ करता था, ये डरते थे, है ना। तो ये प्रमुख वजह रही। ठीक है, हमारे 1857 के क्रांति के असफलता के। योग्य नेतृत्व का अभाव था, संगठन का अभाव था, शिक्षित वर्ग की जो स्थिति ठीक नहीं थी, कृषक वर्ग की उपेक्षा की जाती थी। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिसके वजह से जो है 1857 का विद्रोह असफल हो गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम क्या प्रभाव पड़ा। कंपनी, देखो कुछ फायदा भी हुआ, ऐसा नहीं है भाई, झगड़ा होगा तो उसके तो कुछ फायदे होंगे ना।
कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी वो लगभग खत्म हो गई। ब्राउन का शासन की शुरुआत हो गई, एक क्राउन शासन है ना। क्षेत्र का विस्तार नीति का त्याग, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नया पद भारतीय राज्य सचिव सृजन किया गया इसकी सहायता के लिए। इसमें 15 सदस्यीय सलाहकार की समिति बनाई गई। प्रशासन में भी परिवर्तन आया, सैन्य पुनर्गठन भी किया गया। ठीक है, इस तरह कंपनी यूरोपीय नेता को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया और जिससे नए सिरे से इनका गठन किया गया। कुछ बदलाव भी आए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बदलाव आए। अब बात करें 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। देखो, यदि आप 1857 के बारे में पढ़ना चाहो आपको पुस्तकें भी मिलेंगी। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये आप पढ़ सकते हो और विनायक दामोदर सावरकर इसके लेखक हैं। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता इसके लेखक हैं। सिपो इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार इसके लेखक है। 1857 एस.एन. सेन इसके लेखक है। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी इसके लेखक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इसके जो लेखक है टी.आर. डोम्स। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूरिटी, ठीक है, इसके लेखक भी सर सैयद है। तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रमुख विचार पर बात करूं मैं तो केवल सैनिक विद्रोह और कुछ नहीं। जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा 1857 को लेकर कुछ देखिए इसमें क्या क्या कथन दिया गया है। केवल ये सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ये विद्रोह था, बर्बरता और सभ्यता के बीच ये युद्ध था। तो बहुत सारे कथन दिए गए हैं, खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब विद्रोह में उस बीच क्या था, प्रमुख कमीशन भी बनाया गया था। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जितना हमने देखा आज के सेशन में 1857 का जो विद्रोह है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा था जिसको हमने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथियों हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू बने रहेंगे, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेगी। यूनिट 6 है, अभी तक जिन्होंने 5 यूनिट को नहीं देखा है, ऊपर के यूनिट 5 हमने टोटल 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सेशन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। हम उन्हीं टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा जिसमें यूनिट 7 पर बात करेंगे, इकाई 7 पर बात करेंगे। और इकाई 7 जो हमारी आएगी, इकाई 7 में हमारा रहेगा भारतीय संविधान। अब हिस्ट्री खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों, ये अंतिम था हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री जो है खत्म हो गई है। अब हम इकाई 7 पर बात करेंगे जिसमें हम भारतीय संविधान पर बात करेंगे। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की विशेषताएं, उनके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, कुछ ही आपके टॉपिक हैं। भारतीय संविधान में ज़्यादा नहीं है और उसी पर बात होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नए साथी चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे जो है शिक्षक भर्ती की कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सहायक शिक्षक कंप्लीट बैचेस आपको 599 रुपये में मिलेगी और शिक्षक कंप्लीट बैच आपको 699 रुपये शुल्क के साथ मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।